एलिप्टिकल लूप। तो 4 चीजें दे रखी है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, और एक सर्कल है, और एक एलिप्टिकल लूप है, एलिप्स है। ऑल आर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। आर मूविंग आउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v इक्वल टू वी आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और सारे के सारे कॉइल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। द इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग द पासिंग द लूप आउट ऑफ द फील्ड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जब सिंपल सी बात है, जब ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके नीचे की तरफ, अब इसमें से 4 चीजें बाहर निकल रही है, एक सर्कल बाहर निकल रहा है, एक रेक्टेंगल बाहर निकल रहा है, एक स्क्वायर बाहर निकल रहा है, और एक एलिप्स बाहर निकल रहा है। तो बताओ किस केस में जब वो बाहर निकल रहा होगा, यहां से चारों चारों एग्जिट मार रहे होंगे, तो किस केस में ऐसा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ है ये वाला, वो विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, पहले कम 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 फिर ज्यादा 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 ऐसा होगा। तो ये किस केस में हो सकता है बताओ? आंसर है सर्कल और एलिप्स। सर्कल और एलिप्स, क्योंकि देखो बाकी दोनों के केस में, रेक्टेंगल के केस में और स्क्वायर के केस में, जो एरिया होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है हर बार इतना ही। जैसे इसका एग्जांपल के लिए समझाऊं, अगर इतना एरिया बाहर गया तो हमेशा इतनी ही लेंथ रहेगी ना इसमें, तो ऐसे करके रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में भी सेम चीज है कि इतनी की इतनी ही लेंथ हमेशा रहेगी, है ना। लेकिन सर्कल और एलिप्स में क्या होता है कि पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, और फिर कम कम कम, समझ रहे हो? सेम चीज एलिप्स में भी होता है, पहले कम, फिर ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और फिर कम 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 कम। एरिया भी वेरी करने लग जाता है, इसलिए इन दोनों में ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। समझ में आ गया सबको? अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे कहाँ ही से करते हैं, और तुक्का लगा के आते हैं भाई साहब, और कुछ बच्चों तो इतना भंड तुक्का लगाते हैं, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वैसे दिख रहा है, यंग्स मॉडुलस यानी कि सेकंड बुक का है, और वर्क फंक्शन भी आपका सेकंड बुक का है। तो आज की क्लास में हम 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन को हम अभी रिवाइज करके समराइज करके फिर क्लास को ऑफ कर देंगे। इतना भी मच मोर इनफ है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, बाकी उसे आगे बढ़ने के लिए। तो जब भी लाइव क्लास रखूँ, मोस्ट वेलकम, आ जाया करना। अब एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही है, निखिल ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका, ठीक है। कुछ मानसी वरा ने भी बिल्कुल सही दिया है। आ जाओ, देखो भाई, अब सबको कॉपी पेन लेके बैठना, छोटा छोटा रिकैप करेंगे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन किसको लेके था? अट्रैक्शन और रिपल्सन के लेके। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो लेस देन 0, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस होगा, और अगर फोर्स रिपल्सिव है तो हमेशा ग्रेटर देन 0, चाहे दोनों ही माइनस का चार्ज हो चाहे दोनों ही प्लस का चार्ज हो, मल्टीप्लाई होकर वो ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, राइट। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने पास कि एक्सियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता है लेकिन इक्वेटोरियल में 0 होता है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो हमेशा 0 होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दे या फिर इक्वेटोरियल लाइन बोल दे, वो हमेशा 0 होगा। तीसरा क्वेश्चन किस पे था अपने पास? तीसरा क्वेश्चन है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को लेकर। इकलौता सेमीकंडक्टर है ऐसा जिसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, मतलब जितना उसको गर्म करोगे सेमीकंडक्टर को, उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा और करंट ज्यादा ज्यादा फ्लो होगा उसके अंदर से। बाकी सब का, मेटल का, एलोय का चेंज होता है, और वो ग्राफ से याद रखोगे ब्रेन में, एक जैसे ही देखो तो वो वाला 3 वाला ग्राफ याद आ जाना चाहिए आपको। बस एग्जांपल याद रखना, जर्मेनियम कॉपर, ये सॉरी जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सारे सारे क्या होता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होते हैं ये। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा न्यूमेरिकल था, जिस बच्चों ने इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं वही कर पाएगा। अब इसी में मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ। अगर वो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन होता ऐसे करके और ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है कि एक का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एक का मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ, B1 और B2 फॉर्मूला लगाते, रेडियस और करंट दे रखा होता, B1 B2 निकालते हैं और रिजल्टेंट निकाल देते हैं बीच में अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर करके, क्योंकि एंगल 90 बन रहा है। लेकिन अगर वो कोएक्सियली वाला क्वेश्चन था, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन कौन सा था? कोएक्सियल वाला, जिसमें एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवा दूं और मैं चाहता हूं कि बीच में 0 हो जाए करंट, तो दूसरे में कैसे फ्लो कराना पड़ेगा मुझे? एंटी क्लॉकवाइज, है ना, करंट अलग अलग डायरेक्शन में होना चाहिए। और फिर हमने क्या किया कि अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को बराबर रख दिया, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करके करंट निकाल के दे दिया। तो ये दोनों ही केस आपको रिमाइंडर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन दिया, बस ये पता चल जाए। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो आज का क्वेश्चन था पांचवा, चौथा हो गया, वो पांचवा है। अब पांचवे में आपको बहुत अच्छा है कि एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बी इनसाइड बी आउटसाइड का,
कितने बच्चों ने लिख लिया इस फॉर्मूले को? जिन्होंने नहीं लिखा अब लिख लेना, शॉर्ट नोट में लिखते चले जाना कहीं पे। बी आउटसाइड, मैं यहाँ पे आउटसाइड लिख देता हूँ, बी आउट, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई अपॉन में सीधे सीधे 2 पाई आर लिख ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसको 2 आई को 4 पाई भी लिख सकते थे ऊपर में। और बी इनसाइड, वायर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट आई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर मतलब रेडियस है, स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस है कि कितनी दूरी पे निकाली जा रही है। बी इनसाइड बी आउटसाइड, इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फोटो भेज देना, और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट में लिख भी लो, जल्दी से लिख लो इसको। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपने सिलेबस में से नहीं था, और फिर क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 8 9 करके खत्म करेंगे क्लास को, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 तो सिलेबस में नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 बल्ब के केस में आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो, नहीं तो कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस के, बी मतलब ब्राइटनेस है, और करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, राइट। तो वन अपॉन में रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस मतलब एक्सएल है यहाँ पे, और 1 अपॉन में एक्सएल मतलब 2 पाई एफ एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इंसर्ट करोगे तो, अब मैं सीधे सीधे याद ही करवा देता हूँ, अगर आप सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर रहे हो तो ब्राइटनेस घट जाएगा, ब्राइटनेस ब्राइटनेस डिक्रीज, राइट। और अगर सॉफ्ट आयरन को बाहर निकाला गया उसमें से, रिमूव किया गया, रिमूव, तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। याद कर लेना, और कल किसी बच्चों को बताना, उस बच्चों को समझ में आए ना आए आपको याद हो जाएगा, इसलिए दूसरों को बताते रहना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का भी अगर कोई फोटो लेना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना भाई साहब, मैं बाकी को ग्रुप में भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, और अपने शॉर्ट नोट में अभी लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 8, 8 में क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वही टॉपिक है। इसमें क्या क्या था कि बाकी 3 पॉइंट सही हैं, ये भी याद करना जरूरी है आपको, ताकि अगली बार कोई और क्वेश्चन घुमा के दे तो आप कर पाओ, कि इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, दोनों के दोनों एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा ले रहे होते हैं, दोनों में बराबर एनर्जी बटी होती है। और क्या था इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि किस किस का इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। वो है उसमें जिसका एरिया कांस्टेंट नहीं रहता। एरिया कांस्टेंट किस किस का नहीं है, सर्कल का और एलिप्स का, वो चेंज होता रहता है। तो इतने क्वेश्चन आपने पढ़े, और 9 के 9 कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं शॉर्टनेट में लिख लेने चाहिए। इतना फायदा हो गया कि कल किसी को बताना, समझ में आया उनको बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ जाना। चलो, क्या सबको इतना समझ में आ गया? मुझे अब कमेंट करके बताओ समझ में आया इतना, जो जो आपने लिखा था। मैं अब कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ भाई साहब। 11th क्लास के बच्चे भी आए हैं क्या ग्रुप में? 1 मिनट में कमेंट पढ़ता हूँ जरा। और आज के लिए इतना ही हम कवर करेंगे, और अगर बीच बीच में ऐड आ जाता तो स्किप करके आगे आ जाया करो, ठीक है।